नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक 27 वर्ष और 28 माह के युवती के एक प्रश्न को लेकर के। प्रश्न तो एक, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मान लीजिए यदि आपके जिंदगी में आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, आप किसी उच्च पद पे जाके आसीन हो गए या हो गई, लेकिन आपको जीवन साथी ढंग का नहीं मिला, आपके वैवाहिक जीवन यदि सुखी नहीं है, तो आप इस पृथ्वी के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि पारिवारिक जो जीवन होता है वो जिंदगी का अभिन्न अंग है। इसीलिए जो 4 केंद्र के भाव हैं हमारे, उसमें तीसरे नंबर पे, जैसे कि पहला केंद्र का भाव है लग्न, फिर है चौथा भाव, फिर है सप्तम भाव और फिर है दसम भाव। यानी सप्तम भाव तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है ये। उसके बाद कर्म का भाव है ये। तो सप्तम भाव जैसे कि आप इसको समझेंगे तो बड़ा आसान है समझना इसको। जैसे कि लग्न है आप, और प्रत्येक घर से चौथा घर जो है सुख का होता है। तो लग्न से चौथा घर ये वाला 1 2 3 4 ऐसे जोड़ा जाता है, चाहे राशि कोई भी हो, चौथा घर ही गिना जाएगा। तो आपका सुख माने लग्न का सुख, यानी व्यक्तित्व का सुख, व्यक्ति का सुख कहां है? तो बोला परिवार में। और फिर बोला यहां से 1 2 3 4, और परिवार का सुख कहां है? तो बोला दाम्पत्य में। यानी कि परिवार तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप विवाह नहीं करते हैं, जब तक आपकी जिंदगी में कोई दूसरा आके नहीं जुड़ता है। और जब आपकी जिंदगी में वो व्यक्ति यदि ढंग का नहीं जुड़ा करके, और यदि आपकी कुंडली ये कह रही है कि नहीं, सतर्क और सावधान हो जाइए, आपकी कुंडली में वैवाहिक सुख कम है, तो आपको बिल्कुल अपने कान खड़े रखने चाहिए और बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो दाम्पत्य जीवन जिसका सुखी नहीं है वो सबसे बड़ा दुखी है। एक ही घर में रह के यदि पति पत्नी एक ही छत के नीचे रह के यदि अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं है। और ऐसा बहुत सारा केस मेरे पास है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह तो हो जाती है लेकिन डाइवोर्स नहीं होता है। वो भी मैंने 2 कुंडली लिया है यहाँ पे। ये दोनों कुंडली अलग है और ये दोनों कुंडली अलग है। ये मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा। बड़ा आनंददायक विषय है, क्योंकि दाम्पत्य सुख को भी अत्यंत श्रेष्ठ सुखों में रखा गया है। क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक हमारा वजूद क्या है बताइए? वंश वृद्धि नहीं होगी। विवाह का मतलब क्या है? वंश वृद्धि होना, आपके वंश की परंपरा जो है वो चलती रहे सही रूप से। विवाह करने का मूल कारण तो यही है। तो उस विषय को समझना बड़ा आवश्यक है। अब आइए चलते हैं। इस 28 वर्ष की एक युवती का प्रश्न है। ये मैंने अपने मन से कुंडली लिया है आपको समझाने के लिए कि ऐसी कुंडली में कौन सा ऐसा योग होता है जो विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह टूटता भी नहीं है और विवाहिक सुख मिलता भी नहीं है। तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले यहां हम चलेंगे। मैंने कोई जन्म तारीख इत्यादि कुछ भी नहीं लिखा है, आप समझिए कुंडली को। और यदि आप विवाह करने जा रहे हैं तो एक फोन मुझे जरूर कीजिए यदि आपका मन कहता है तो, और अपनी कुंडली मुझसे जरूर मिलवाइए, या किसी भी विद्वान व्यक्ति से मिलवा सकते हैं आप। अब यहाँ पे ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन कैसा लगन? मीन मतलब मछली, और मछली पानी में निरंतर एक्वेरियम में देखिए गया पानी में लगातार घूमती रहती है। माने ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि मुझे करना क्या है। उनकी जिंदगी में भटकाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जल तत्व का लगन है। और जल तत्व का लगन यानी कि जो व्यक्तित्व का चर जो राशि होती है, द्विस्वभाव राशि है ये। जैसे कि यहां से जोड़ेंगे ये मेष से, तो ये द्विस्वभाव की राशि है, तो इनका ड्यूल साइन होता है। और ये जो है मीन लगन है, तो ये थोड़ा सा जल तत्व का लगन है। तो थोड़ा व्यक्ति का जो चित्त है हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित रहता है, समझ नहीं पाता है कि मुझे करना क्या है। लग्नपति कौन बनेंगे? देखिए, जिंदगी में कोई भी सुख हो, भूमि का हो, वाहन का हो, मकान का हो, विवाह का हो, किसको वो कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। और आप मतलब लग्न, यानी कि लग्न का लॉर्ड। तो लग्न में कौन, लग्न के स्वामी यहाँ पे कौन बनते हैं? मीन लग्न है, स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? तो कुंडली के 11th हाउस में, यानी 11वें भाव में। अच्छा है लग्नपति का लाभ भाव बैठना। जातक हमेशा सोचता है कि मैं कहां से थोड़ा सा इनकम कमा लूं, चाहे किसी भी लग्न के हैं। लग्नपति कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि धन अर्जन कहां से हो जाए। तो ये व्यक्ति भी सोचेगा, ये बालिका, ये जातिका भी सोचेंगी। लेकिन अब यहाँ पे नीच राशि में जाके लग्नेश बैठ गए, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं क्या किसी पापक ग्रह से दृष्ट है? तो किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट यहाँ पे नहीं है। एक मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ती है, बाकी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे लग्नपति वक्री हो गए नीच राशि में, लेकिन वो
लग्नपति जो है नीच के हो गए और ये जो नीच राशि में वक्री हो गए तो उच्च के समान फल देंगे, यानी कि ये तो अच्छा है। लेकिन मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था लगभग 2 साल पहले, और मैंने कहा था कि देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में नीच राशि में यदि बैठ गए तो उनकी दृष्टि का आपको सही फल नहीं मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। लेकिन शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो नीच राशि में यदि बैठ गए तो उनकी दृष्टि आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली नहीं रहती है। तो बृहस्पति नीच के वक्री हैं, ठीक है ये, लेकिन नीच के तो है, ये बात हमको याद रखना है। वक्री है, अच्छा है, उनका नीचत्व जो है वहां पे वो समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पे जो है शनिदेव जो है लग्न, यहाँ एकादश भाव के स्वामियों के जाके लग्न में बैठ गए, यानी कि लग्न का और आय भाव का आपस में परिवर्तन है, और ये बड़ा श्रेष्ठ परिवर्तन है। मैं कहता हूं ऐसा जातक जो है एक दिन हर प्रकार से संपन्न होगा, धन धान्य वैभव से परिपूर्ण होगा, क्योंकि यदि एकादशपति लग्न में आके बैठ गए तो महाधनी योग का निर्माण बनाते हैं। और ये सूत्र में भी है कि यदि लग्नपति जाके एकादश में बैठ जाए, एकादशपति जाके यदि लग्न में बैठ जाए तो महाधनी योग का निर्माण होता है, तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे शनि 12वें घर के भी स्वामी है, तो वो आके लग्न में बैठेंगे तो जातक को जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे और दूर जाके तरक्की करेंगे। विदेश भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी आके लग्न बैठ गया तो जातक विदेश या प्रदेश में रहेगा और वहां अच्छा धन प्राप्त करेगा, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन शनि जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो सारे कार्यों में विलंब कर देते हैं, तो जातिका के सारे काम विलंब होंगे। अब जातिका लगभग 27 वर्ष 8 माह की हो चुकी है, लेकिन विवाह, प्रश्न वही है क्या कि विवाह कब होगा, विवाह क्यों नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है माता पिता इस विषय को लेकर, विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी शनि देव की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, एक तो लग्न में शनि बैठेंगे तो आपके हर काम में विलंब करेंगे, आपके 2 दिन का काम 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जो वही आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहेंगे। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पे, और सप्तम पे शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो विवाह में विलंब करा देते हैं। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर यहां पे मतलब नहीं रखता, मायने नहीं रखता, भाव, भावेश और भाव का कारक हम तीनों को देखेंगे। तो कुंडली में सप्तम भाव के कारक बृहस्पति होते हैं, वो नीच राशि में बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, ये लगभग ठीक है। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि, यानी कि भाव पीड़ित हो गया, भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई तो भाव पीड़ित हो गया, और उस सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं। शुक्र कहां के स्वामी है यहाँ पे, तो शुक्र तीसरे भाव के स्वामी है, और शुक्र यहाँ पे अष्टम पति है, और आके कुंडली के सप्तम बैठे हैं। जहां भी 6, 8, 12 के स्वामी बैठते हैं उस भाव की हानि थोड़ी बहुत तो करते हैं, बिल्कुल ये ज्योतिष का नियम है, और अपना काम वो करेंगे। तो अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठा है, नीच का बैठा है, शनि से दृष्ट होकर बैठा है, और शनि से जब शुक्र दृष्ट हो जाते हैं तो बड़ा से बड़ा राजयोग भी भंग हो जाता है। जातक के जीवन में सब कुछ रहता है, लेकिन वो जीवन में उस चीज का सुख नहीं ले पाता है। विवाह हो जाता है लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख नहीं लेता है। ये मैं अगली कुंडली से आपको समझाऊंगा, और ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं। तो शनि की दृष्टि का शुक्र पे पड़ना बिल्कुल खराब है। एक तो शुक्र पहले से नीच के बैठे हैं, इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं, 2 त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, और ऊपर से नीच राशि में बैठे हैं, शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि सप्तम भाव में नीच का शुक्र बैठना, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि होना वैवाहिक जीवन में विलंबता के बहुत बड़े कारण यही है। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी अपने से एक घर पीछे आके बुध बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? वक्री होके अस्त होके बैठे हैं, वक्री होके अस्त होके बैठे हैं, और शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। समझिएगा बात को, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, मैंने यहां लिख दिया है, और शुक्र पहले से ही नीच के बैठे हैं। यानी कि आप मेरे से मदद मांगने आए और मैं पहले से ही परेशान हूं, तो मैं आपकी मदद क्या करूंगा। तो शुक्र के नक्षत्र में बैठ के बुध और कमजोर हो गए, और सप्तम भाव का स्वामी अपने से एक घर पहले आके बैठ गया, तो प्रत्येक घर से एक घर पीछे का घर जो उसका है उसका 12वां भाव होता है। यहां से जोड़ेंगे यदि तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये एक सप्तम भाव का व्यय करेगा, यानी कि दांपत्य का व्यय कर देगा, तो ये अच्छा नहीं है। साथ में वक्री होके अस्त भी हो गए और राहु के साथ बैठ गए, यानी कि पीड़ित भी हो गए, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी कि सप्तम पति भी पीड़ित है, यानी कि सप्तम पद भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, पर सप्तम भाव का कारक जो है वो भी नीच है, वो भी नीच है, लेकिन वक्री है तो उससे थोड़ा बहुत राहत है। यानी कि कुंडली यही इशारा करती है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या है। अब थोड़ा एक पॉइंट और समझिए विवाह में लेट होने का। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, और इस मंगल पे केतु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, यानी कि
जातिका मांगलिक है, जातिका मांगलिक है, और मांगलिक होना भी वैवाहिक जीवन में समस्या देता है या विवाह में समस्या देता है। तो जातिका मांगलिक है, शुक्र कमजोर है, शनि से दृष्ट है, शुक्र नीच का बैठा हुआ है, और नीच के बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ती है, 7, 8 और 9वीं दृष्टि, यानी कि ये भी बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, ये बहुत ज्यादा वैवाहिक जीवन को बचाएंगे नहीं। इसीलिए कुंडली मिला के विवाह करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना कुंडली मिलाए यदि इसमें विवाह हुआ तो समस्या आएगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इनका जो बृहस्पति है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, और चंद्रमा इस कुंडली में पंचम पति होते हैं, कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो केमद्रुम दोष में, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, यानी जातिका का मन जो है अस्थिर रहेगा। जातिका का निर्णय क्या होगा? अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, विवाह में लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, माता पिता परेशान, वो जातक या जातिका परेशान, फिर अंत काल में बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि परेशान होना लिखा है, विवाह टूटना लिखा है, समस्या लिखा है, तो बिना कुंडली, मैं कुंडली को नहीं मानता ऐसे कह के नहीं मानती, विवाह कर लेते हैं, और उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो जल्दबाजी में फैसला यहां लेंगे तो परेशानी आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी। सही सटीक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इसका आपको हल निकालना चाहिए। अब कुंडली में क्या सिर्फ सप्तम भाव को देखना चाहिए? नहीं, कुंडली में द्वितीय भाव को भी देखना चाहिए और चतुर्थ भाव को भी देखना चाहिए। अब यहाँ पे सप्तम और चतुर्थ दोनों भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध बनते हैं, और बुध यहाँ के कुंडली में पीड़ित है, मैंने आपको बताया, वक्री होकर होकर बैठे हैं, और साथ ही साथ जो है 17 डिग्री पे शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि पारिवारिक सुख वाला मामला भाई गड़बड़ दिखाई दे रहा है, और पारिवारिक सुख में केमद्रुम दोष है, यानी कि उस भाव के सुखों में, यानी परिवार के सुखों में वो कमी कर देगा। साथ ही कुंडली का दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का घर है, और वहां मंगल की दृष्टि अपने घर पे पड़ती है, यानी अच्छा है, मंगल जो है अपने कुटुंब की वृद्धि करेगा। लेकिन ऐसे जातिका को या जातक को जो है, इस जातिका को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है, और जातिका की वाणी तीक्ष्ण कर देगा, जातिका की वाणी जो है कटु कर देगा, और कुछ ऐसा बोल जाएगी जो परिवार में कलह का कारण बन जाएगा। तो समस्या है, इसलिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्र पीड़ित है, नीच राशि में बैठे हैं, और किसी स्त्री के कुंडली में यदि चंद्रमा शुक्र दोनों पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? उस स्त्री को स्त्री जन्य रोग बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं, यानी कि संतान प्राप्ति में बाधा हो सकती है। तो यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम पति अपने से एक घर पीछे बैठे, यानी कि वो पंचम पति यानी संतान का भाव, यानी कि संतान का व्यय कर देंगे। तो इतने सारे चीजों को आपको देखिए, तब जाके सटीक पॉइंट पे आप पहुंच पाएंगे। अब जातिका को बृहस्पति की दशा चल रही है, 2026 तक चलेगी, 12 जून 2026 तक, और बृहस्पति में इनको राहु का अंतर चल रहा है, और राहु जो इनका कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा है, तो बृहस्पति से राहु में अंतर में विवाह यदि 2026 तक हो जाएगी तो क्या अच्छा रहेगा? देखिए, विवाह के योग क्या इसके पहले नहीं आए होंगे क्या? 25 साल में, 24 साल में, 22 साल में विवाह के योग आए हैं। विवाह के योग आते रहते हैं हर 2-3 साल में, लेकिन वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुर्योग है वो आपका काम होने नहीं देता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बताइए पंडित जी की विवाह कब होगी? तब होगी जब आप अपने कुंडली को बैलेंस कर लेंगे, जब अपने कुंडली में सटीक ग्रहों जैसे कि मंगल दोष की शांति कर लेंगे। मैं बताऊंगा क्या उपाय है। जब अपने कुंडली को जब आप ठीक करेंगे तभी तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह करिए, देखिए बृहस्पति की दशा आप खत्म हो जाएगी 2026 में, 24 चल रहा है, तो ऐसे करने से विवाह नहीं होगा। फिर शनि की दशा इनको आ जाएगी 12 जून 2026 से, और शनिदेव जो है वो बुध के नक्षत्र में, यानी कि सप्तम पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि की दृष्टि भी यहीं पे है। यानी कि कुंडली ये कहता है कि विवाह ऐसे भी कम से कम 30 साल से पहले होनी नहीं है, यानी 28 के बाद और 30-31 तक विवाह होगी, यानी कि शनि के महादशा में ही विवाह होगी। लेकिन रेमेडी तो आपको करना पड़ेगा, उपाय तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो विवाह यदि हो भी जाए तो विवाह चलेगा नहीं। तो इसीलिए कुंडली मिला करके अच्छे से विवाह करना है। एक बार नवमांश कुंडली जरूर देखेंगे, क्योंकि विवाह के लिए मुख्य रूप से हम नवमांश कुंडली को देखते हैं। तो नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पे चलते हैं सीधा। तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ कौन बनते हैं? मंगल देव। कहाँ? कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। अच्छा है, लेकिन शनि देव यहाँ पे कुंडली के पंचम में, माने शनि मंगल की युति यानी अंगारक दोष है, यानी कि अच्छा नहीं है। साथ ही शनि देव की तीसरी दृष्टि फिर कुंडली के सप्तम भाव पड़ती है, यानी यहाँ भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या मुझे दिखाई देती है, ये ठीक नहीं है। सूर्य और जो गुरु है वो एक साथ बैठे हैं, और सूर्य गुरु के एक साथ बैठना
जो है अच्छा है, शिक्षक योग का निर्माण करता है, लेकिन सप्तम भाव यहाँ भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, और सप्तम भाव यदि पीड़ित हो जाए तो अच्छा नहीं है। द्वितीय भाव में राहु का बैठना, अष्टम में केतु का बैठना, यानी कि अष्टम भाव में यदि पापक ग्रह बैठ जाए या दूसरे भाव में, तभी वो दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। इसीलिए अष्टम भाव में बैठा मंगल जो है उसको भी हम मांगलिक मानते हैं, यानी कि यहाँ भी कोई क्रूर ग्रह या पापक ग्रह बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में समस्या देता है। क्यों? क्योंकि स्त्री के सौभाग्य का घर है और उसके पति के वाणी का घर है, पति की वाणी कठोर हो जाती है, सौभाग्य जीवन में नहीं मिलता है, तो यहां परेशानी है। अब क्या करना चाहिए? अब देखिए सडबल भी जड़ा, आइए सडबल चेक करते हैं। तो सडबल में इनके बृहस्पति सबसे कमजोर है सडबल में, इसीलिए विवाह विलंब हो रहा है विवाह में। शुक्र जो है सडबल में ठीक है, यानी कि कुंडली मिला के यदि हम विवाह करें तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे कंट्रोल में आ सकती है, तो यहाँ पे कुंडली मिला के हमको विवाह करना चाहिए। उसके बाद में बुध भी सडबल में कमजोर है, और इनके सडबल में बुध भी कमजोर है, सप्तम पति सडबल में कमजोर है। सप्तम भाव का कारक बृहस्पति भी एक स्त्री की कुंडली है, तो बृहस्पति पति के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, वो भी कमजोर है, समस्या है। लेकिन भाव बल में सप्तम भाव को 4 अंक प्राप्त है, यानी कि ये अच्छा है, ये बढ़िया है, यानी कि यदि हम कुंडली को थोड़ा बैलेंस कर लेंगे तो विवाह हो में समस्या नहीं होगी। क्या करना चाहिए? शुक्र के लिए जो है पूरे अपने वजन के बराबर किसी सफेद चीज का, यानी कि तुला दान एक बार कर सके, नहीं कर सकती हैं एक बार तुला दान, तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो है वो गाय के घी का दान करें। प्रत्येक शुक्रवार को पानी में गुलाब जल या कपूर डाल के स्नान करें, कपूर मसल के पानी में स्नान करें। अपने शुक्र पर्वत पे गाय का घी लगा के हल्का हल्का मालिश करें रात को सोते समय, और या उस पे चंदन या गुलाब का इत्र लगाएं। गाय की खूब सेवा करें, गाय को शुक्रवार के दिन हरा चारा या आलू या खीरा, कुछ भी खिलाएं, ककड़ी कुछ भी खिलाएं, कोई भी हरा चीज खिलाएं, इससे बुध भी अच्छा होगा और शुक्र भी अच्छा होगा। यानी बुधवार को और शुक्रवार को खास तौर पे गाय की सेवा करें, इससे लाभ होगा। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, लाभ होगा। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें, लाभ होगा। और उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मंगल दोष की पूजा सिर्फ और सिर्फ उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में होता है, तो जाके मंगल दोष की शांति कराएं, और साथ ही हो सके तो शुक्र के मंत्रों का जाप और बुध के मंत्रों का जाप अनुष्ठान करवाएं, इससे लाभ होगा। एक पुखराज पहने, इससे भी लाभ होगा। और साथ ही साथ जो है चंद्रमा के लिए जो है शिव जी की आराधना करते रहे, क्योंकि शिव जी आपके इष्ट देवता हैं, तो चंद्रमा के लिए जो है शिव जी की आराधना करें। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और रात को चंद्रमा को जो है वो कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करें। ओम शोम शोमाय नमः मंत्र का जाप करें और 2 मुख रुद्राक्ष बना करके अपने गले में पहने, चाहे तो 6 मुख रुद्राक्ष भी आप जो है वो शुक्र के लिए पहन सकती हैं। तो इतने सारे उपाय करेंगी तो लाभ निसंदेह होगा, नहीं तो समय आते रहेगा, समय जाते रहेगा। तो ये थी। अब अगली कुंडली पर चलते हैं। देखिए ये विवाह जो है बहुत पुराना है, इनका विवाह काफी दिन हो गया, इनके बच्चा भी बड़ा है, इनका पति है लेकिन नहीं है, यानी पति है लेकिन दूर रहते हैं, आते नहीं है, मैंने विवाह का सुख भी नहीं है और डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। अब वो कारण कैसा कारण है? देखिए ये जो है मिथुन, ये जो है कन्या लगन, ये जो मीन लगन कुंडली है और ये कन्या लगन कुंडली, लगनपति जो है वो बुध है, वो कुंडली में जाके लाभ भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, यानी कि ये अच्छा है, पढ़ी लिखी है, बढ़िया पैसा भी कमाती है, सब कुछ अच्छा है। और इनके सप्तम भाव पे क्या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? तो सप्तम भाव पे यहाँ पे देखा जाए तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी कि विवाह में कोई बाधा नहीं थी, विवाह आसानी से हो गया। और बृहस्पति उच्च के बैठे कुंडली के 11वें भाव में और अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव यानी अपने ही घर को देखते हैं, यानी दाम्पत्य टूटने नहीं देंगे। सिर्फ वो मकर राशि में होंगे तो ही परेशानी देंगे, नहीं तो परेशानी नहीं देंगे। अब प्रश्न ये है कि बृहस्पति की दृष्टि अपने भाव पे है, सब कुछ अच्छा है, लग्नपति ठीक है, तो फिर समस्या क्या है? तो समस्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बृहस्पति सप्तम पति होते हुए भी सूर्य और राहु शनि के बीच में, यानी कि पाप कर्तरी दोष में फंसे हैं, और लग्नपति बुध भी पाप कर्तरी दोष में है। यानी जितना इनके अंदर जो क्वालिटी है, जब लग्न पाप कर्तरी दोष में आ जाए तो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन उसको टैलेंट के हिसाब से जॉब नहीं मिलता है, या जॉब मिल जाए तो उसमें वो तरक्की नहीं कर पाता है, पीछे वाले आगे बढ़ते रहते हैं और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो यहाँ पे जो है बुध भी कहीं ना कहीं लग्नपति पीड़ित हो गए, और सप्तम पति जो बृहस्पति वो भी पाप करते ही दोष में आ गए, तो ये परेशानी देंगे। अब प्रश्न, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इस लगन में हम बृहस्पति का रत्न नहीं पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं, मैंने बहुत लोगों को पहना है, बृहस्पति का भी रत्न और बुध का भी रत्न, दोनों इनको पहनना चाहिए, इनको लाभ होगा। और साथ ही साथ जो है इस कुंडली में एक और महत्वपूर्ण रत्न क्या है? ओपल, क्योंकि शुक्र पे जो है यहां से जोड़ेंगे आप तो 7, 8, 9, 10 यानी कि शनि की दृष्टि पड़ती है। और मैंने आपको बोला कि शनि की दृष्टि यदि कहीं से भी शुक्र पे पड़ जाए, जातिका के पास सब सुख है,
घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं है, पति का सुख नहीं है, पति आता ही नहीं है घर, कभी आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। तो ये कब होता है? जब शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ती है, तो सब सुख रहते हुए जहाँ तक उसका भोग नहीं बढ़ पाता है। शुक्र यदि खराब हो या बृहस्पति भी खराब हो तो डायबिटीज की बीमारी भी देते हैं, यानी कि सुख सब रहेगा, डायबिटीज हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा उबला हुआ खाना खाना, पैदल चलना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जीवन आपका सब कुछ होते हुए बेकार है। तो इसलिए सिर्फ मात्र शुक्र को ठीक करें, छोटे छोटे उपाय कर लें, यदि बृहस्पति को ठीक कर लें, हमेशा पूरे जीवन पर्यंत बृहस्पति का व्रत करते रहें तो लाभ इनको होगा। अब इनके नवांश कुंडली में भी देखिए, मुख्य रूप से विवाह के लिए नवांश कुंडली देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए चंद्र केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं और ये वर्गोत्तमी नवांश यानी कि कन्या लगन का नवांश से बहुत अच्छा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं अच्छा रुपया पैसा कमा रही हैं और ठीक ठाक अपने बच्चे को लेकर जिंदगी जी रही हैं। यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के पंचम पे सप्तम भाव पे पड़ती है, पांचवी दृष्टि, यानी विवाह बचाने का काम करेंगे। लेकिन केतु और चंद्रमा की जो युति यहाँ पे इनके मन को बेचैन करेगी। ऐसे भी चंद्रमा इनके कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है वो अस्त होकर बैठा है, तो बहुत परेशान, छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी ऐसे जातक जो है परेशान हो जाते हैं, ये भी बहुत परेशान छोटी छोटी बातों पर होती रहती हैं। तो यहाँ पे और चंद्रमा यहाँ पे जो है षडबल में बहुत मजबूत भी चंद्रमा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बृहस्पति षडबल में मजबूत है, शुक्र षडबल में बहुत मजबूत नहीं लेकिन ठीक ठाक है, और पंचम पति शनि भी कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पांचवी दृष्टि जो है बृहस्पति की पड़ती है सप्तम भाव पे, जो विवाह बचाने का काम कर रहे हैं। तो कई साल हो गए शादी के, 10 साल से 12 साल से ज्यादा, लेकिन पति का सुख नहीं है, लेकिन डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। यही योग होता है कुंडली में। लेकिन चंद्र केतु अपना काम कर रहे हैं, ग्रहण योग लगा के बैठे हैं और परेशान इनको कर रहे हैं। इनको लगातार भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप, और सेम पूर्णिमा वाला जो मैंने इनको बताया था वो पूर्णिमा वाला उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी बैठना चाहिए, खीर बना करके 1-2 घंटा चंद्रमा की रोशनी में रखिए और भोलेनाथ को अर्पित करके उसको ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, निस्संदेह फायदा होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो इनको फायदा होगा। इनके शुक्र जो है, इनके शुक्र कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं यहाँ पे, और देखा जाए तो किसी भी पापक ग्रह से यहाँ पे दृष्ट वो नहीं है, किसी भी 1, 2, 3, 4, 5 क्षमा कीजिए, केतु की दृष्टि से यहाँ भी वो दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी हैं और थोड़ी बहुत खराब हैं। यदि लग्न कुंडली के हिसाब से छोटे छोटे यदि उपाय कर लेती हैं तो भी इनका दाम्पत्य जो है बेहतर हो जाएगा, और हो सकता है भगवान नारायण की कृपा है तो पति वापस आ जाए। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली को यदि अच्छे से दिखाएंगे किसी व्यक्ति से, किसी अच्छे जानकार से, और विश्लेषण करवाएंगे और जानिए समस्या क्या है, और विवाह के पहले समस्या का समाधान कराइए, कुंडली मिलाइए, और वर की कुंडली में कोई समस्या है तो उसका समाधान करके विवाह करिए, निस्संदेह आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। क्योंकि दाम्पत्य सुखी नहीं तो जातिका की जिंदगी में कुछ भी नहीं, ये मेरा मानना है। क्योंकि ईंट पत्थर से बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं जब तक कि गृहिणी आकर के उस घर को न संभाल ले। तो आपको, मुझे यकीन है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा या आ रहा होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुझसे यदि व्यक्तिगत आप राय लेना चाहते हो दिए नंबर पर फोन करें। आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।